Hello friends, welcome back to my YouTube channel. So friends, this is our next video of the freedom struggle movement series. So friends, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में. सो फ्रेंड्स, आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. फ्रेंड्स, मैं हर कोशिश कर रहा हूँ कि आपको प्रॉपर स्टडी मटेरियल जो मेरा हैंड रिटन है, जो मैंने खुद से नोट्स बनाए हुए हैं पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड, तो वो मैं आपको इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड करूँ. सो फ्रेंड्स, कीप सपोर्टिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. सो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1930 में. टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी. कितनी हुई थी टोटल हुई थी हमारे पास 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज. एक हुई थी 1930, 1931, 1932. फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, ये तीनों कॉन्फ्रेंसेज जो थी वो लंदन में हुई थी. ठीक है. इन तीनों कॉन्फ्रेंसेस के जो चेयरमैन रहे हैं वो हमेशा ही ऑलवेज द पीएम ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हर बार वही इसके चेयरमैन रहे हैं. किसके? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के तीनों. केवल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडियन साइड से कौन से लीडर थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की थी. सो फ्रेंड्स, वो थे बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड. सो फ्रेंड्स, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट हुई थी उस वक्त इंडिया के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन. उस वक्त इंडिया के वाइसराय कौन थे? लॉर्ड इरविन. ठीक है. फ्रॉम इंडियन साइड 89 मेंबर्स वेंट. इट डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट बिकॉज द कांग्रेस डिड नॉट पार्टिसिपेटेड. सो राउंड टेबल फर्स्ट में कितने मेंबर्स ने पार्ट किया था इंडियन साइड से? 89 मेंबर्स ने. बट ये कोई फ्रूटफुल कॉन्फ्रेंस नहीं थी, क्योंकि इसमें उस वक्त की इंडिया की मेजर पार्टी जो कि कांग्रेस पार्टी थी उसने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था. और हम देख सकते हैं मेजरली किस किस पार्टी ने किन किन ने इस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट में पार्ट लिया था. वो थे, फर्स्ट है हमारे हिंदू महासभा. हिंदू महासभा के 2 मेंबर्स ने पार्ट किया था. कौन वो 2 मेंबर? कौन कौन से? एक थे एम.आर. जयकर और दूसरे थे वाई.एस. मुंजे. और सेकंड थी लिबरल पार्टी. लिबरल पार्टी से भी 2 मेंबर्स ने पार्ट किया था. एक थे तेज बहादुर सप्रू और एक थे सी.वाई. चिंतामणि. ठीक है. कई बार ये डायरेक्टली मेंबर्स के नाम पूछ लिया जाता है कि ये मेंबर्स कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं और किन किन मेंबर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट जो थी वो अटेंड की थी. सो फ्रेंड्स, आपको ये मेंबर्स के नाम भी याद रखने हैं अलॉन्ग विद देयर पार्टी. सो नेक्स्ट है हमारे पास मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग से 3 मेंबर्स ने पार्ट किया था. कौन कौन से? आगा खान, मोहम्मद शफी और जिन्ना. ठीक है. और सिख में से किस किसने पार्ट किया? सरदार संपूर्ण सिंह और सरदार उज्जवल सिंह, इन दोनों ने पार्ट किया. और दलित में से कौन से थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे. और कैपिटलिस्ट उस वक्त के जो थे उसमें से थे होमी मोदी. सो फ्रेंड्स, इन मेंबर्स ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट में पार्ट किया था. After the failure of first roundtable conference, some pro-British members supporter of British such as Tej Bahadur Sapru, C.Y. Chintamani appealed Gandhiji to talk with the Viceroy Irwin. सो जैसे हमने देखा जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट थी वो फ्रूटफुल नहीं थी. उसके बाद क्या हुआ कि जो प्रो ब्रिटिशर मेंबर्स थे, मतलब जो ब्रिटिश के फेवर में जो मेंबर्स थे, लाइक तेज बहादुर सप्रू और सी.वाई. चिंतामणि, इन्होंने गांधी जी से अपील किया कि आपको वाइसराय इरविन से मिलना चाहिए और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी चाहिए. सो इसके बाद आता है हमारा गांधी इरविन पैक्ट. गांधी इरविन पैक्ट कब साइन हुआ? ये हुआ था 5 मार्च 1931 को. गांधी जी एग्रीड टू पोस्टपोन और सस्पेंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. ठीक है. कांग्रेस एग्रीड टू पार्ट इन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड. ये क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्ट किया? कांग्रेस ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड में पार्ट किया. इरविन एग्रीड दोज डिटेन्ड इन कनेक्शन विद सीडीएम वुड बी रिलीज्ड. सो गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ? जो इरविन थे वाइसराय उस वक्त के, वो एग्री हो गए कि जो जो उन्होंने अरेस्ट किए हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम उनको वो रिलीज कर देंगे. पीपल लिविंग नियर कोस्टल एरियाज वुड बी अलाउड टू कलेक्ट ड्यूटी फ्री साल्ट. और सेकंड ये था कि जो लोग कोस्टल एरियाज में रहते हैं और उनको बिना टैक्स के साल्ट वो कलेक्ट कर सकते हैं. ये था गांधी इरविन पैक्ट. सो इसके बाद गांधी जी एग्री हुए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सेकंड अटेंड करने के लिए. नेक्स्ट इज कराची सेशन. सो इसी ईयर में कराची सेशन भी होता है. कराची सेशन कब हुआ? 29 मार्च 1931 को. व्हेन गांधी जी कहाँ गए थे? कराची. तब गांधी जी कराची गए थे ये कराची सेशन अटेंड करने के लिए और वहाँ उनको ब्लैक फ्लैग्स शो किए गए. और ये कब हुआ?
ये हुआ 29 मार्च को। और ब्लैक फ्लैग्स क्यों शो किए गए? क्योंकि 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी हुई थी। लोगों का ये मानना था कि गांधी जी उस वक्त के प्रोमिनेंट लीडर थे, अगर वो चाहते तो ये फांसी टाल सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, इसीलिए लोगों ने उनको ब्लैक फ्लैग्स शो किए रास्ते में। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई? ये हुई सितंबर 7, 1931 को। वायसराय ऑफ इंडिया उस वक्त कौन थे? उस वक्त थे लॉर्ड विलिंगटन। सो वायसराय, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम वायसराय कौन थे? इरविन। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के टाइम वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। और ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये हुई थी 7 सितंबर 1931 को। कहाँ पे? इन लंदन। फ्रॉम कांग्रेस साइड ओनली गांधी जी वेंट एंड फ्रॉम वुमेन कांग्रेस साइड सरोजिनी नायडू वेंट बाय शिप SS राजपूताना। सो फ्रेंड्स, कई बार SSC डायरेक्टली शिप का नाम पूछता है कि कौन सी शिप पे सवार होकर वो लंदन गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए। सो उस शिप का नाम है SS राजपूताना। ठीक है। और गया कौन कौन? कांग्रेस साइड से गए गांधी जी और वुमेन कांग्रेस साइड से गई सरोजिनी नायडू। और ये कहाँ पे हुई? लंदन में। वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलिंगटन। और कब हुई? सितंबर 7, 1931 को। सो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मेन पॉइंट्स देखते हैं। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मस्ट बी स्टैब्लिश्ड इमीडिएटली। ठीक है। द अनटचेबल्स फॉर हिंदूज एंड शुड नॉट बी ट्रीटेड एज मिनॉरिटी, नो सेपरेट इलेक्टोरेट। ये थे मेन पॉइंट सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के। आफ्टर कमिंग इंडिया, गांधी जी अगेन स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड अरेस्टेड बाय ब्रिटिश। ठीक है। ये जो वहां से आने के बाद गांधी जी ने दोबारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी, क्योंकि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब उन्होंने अटेंड किया, वहां पे उसका जो रिजल्ट था वो फ्रूटफुल नहीं था और वो अकॉर्डिंगली गांधी जी के नहीं था, इसीलिए उन्होंने वहां से आते ही दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दी। सो इसको हम बोल सकते हैं सेकंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Once Gandhiji returned from London, Congress decided to resume civil disobedience movement. However, within a week, Gandhiji was arrested. कब? 4 जनवरी 1932 को वो अरेस्ट हो गए दोबारा एंड सेंट टू येरवाड़ा। कौन सी जेल में गांधी जी को सेंड किया गया? वहाँ वो चले गए कहाँ? येरवाड़ा जेल, वो जो कि कहाँ है? पुणे में। कहाँ है वो? पुणे में। ऑल आश्रम ऑफ गांधी जी वर सीज्ड। गांधी जी के जितने भी आश्रम उन्होंने खोले हुए थे वो सब सीज कर लिए गए। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कम्युनल अवार्ड, और जिसको मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। और ये किस किस के बीच में होता है? ये होता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और इरविन के बीच में। ठीक है। इसी मैकडोनल्ड अवार्ड, कम्युनल अवार्ड के आते ही गांधी जी हंगर स्ट्राइक के बैठ गए। और ये कम्युनल अवार्ड आया कब था? एग्जैक्ट डेट ये केवल पूछी जाती है, 16 अगस्त 1932। When civil disobedience movement was in full swing, the British PM Ramsay MacDonald announced communal award or MacDonald Award, proposing the minority reservation representation in the legislature. This was yet another expression of British policy of divide and rule. ये जो कम्युनल अवार्ड आए, इसमें उन्होंने क्या किया कि जो मिनॉरिटीज थी उनको रिप्रेजेंटेशन दिया कहाँ? लेजिस्लेचर में। और ये उनका डेवलपमेंट, उनका वो मकसद नहीं था, उनका मकसद था ये डिवाइड एंड रूल का। ठीक है। और मिनॉरिटीज में उस वक्त कौन कौन सी कम्युनिटीज आ रही थी? मुस्लिम्स, सिख्स एंड क्रिश्चियंस, जो कि ऑलरेडी मिनॉरिटीज में थे। और ब्रिटिशर्स का ये था कि इनमें आपस में डिवाइड एंड रूल का उनका मकसद था। द कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर्ड दैट डिप्रेस्ड क्लासेस आल्सो टू बी मिनॉरिटीज एंड एंटाइटल्ड देम एज सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इनमें उन्होंने मिनॉरिटीज जो ऑलरेडी थे, कौन से? मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, इनके अलावा जो SC कैटेगरी के थे, डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के थे, उनको भी उन्होंने मिनॉरिटी स्टेटस दिया। और उसमें उन्होंने उनको एक सेपरेट इलेक्टोरेट्स देने की बात कही। इसीलिए गांधी जी को ये पसंद नहीं आया। गांधी जी फ्रॉम येरवाड़ा जेल रोट अ लेटर टू ब्रिटिश PM। कब? डेट अगर आपसे पूछी जाए, 18 अगस्त 1932, दैट इफ दिस अवार्ड इज नॉट चेंज्ड ही वुड सिट ऑन फास्ट अनटू जेल इन डेथ। उनका ये एक मानना था कि अगर ये जो कम्युनल अवार्ड आपने लाया है, अगर ये वापस नहीं हुआ या चेंज नहीं किया, तो गांधी जी टिल डेथ हंगर स्ट्राइक में जेल में बैठ जाएंगे। On 20 September 1932, Gandhiji sat on fast unto death. The Hindu leaders approached Ambedkar to negotiate the matter. जब गांधी जी हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए, तो जो हिंदू लीडर्स थे उन्होंने अंबेडकर को अप्रोच किया कि वो गांधी जी से मिलके इस मैटर पे नेगोशिएट कर लें। हम देख सकते हैं अंबेडकर जी को इसलिए कहा गया क्योंकि जैसे ब्रिटिशर्स ने कहा कि सिख्स,
मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो कि ऑलरेडी मिनॉरिटीज़ में थे, उनके अलावा जो हिंदू धर्म में जो अलग एससी कैटेगरी के लोग थे उनको भी मिनॉरिटी स्टेटस देंगे और सेपरेट इलेक्टोरेट्स देंगे, क्योंकि अंबेडकर जी वो भी एससी कैटेगरी बिलोंग करते थे। इसीलिए जो अंबेडकर जी थे वो अपनी कैटेगरी से एक किस्म से मतलब लीडर उभर के आए थे। इसीलिए हिंदू लीडर्स जो थे उन्होंने अंबेडकर जी को अप्रोच किया कि आप गांधी जी से मिलकर नेगोशिएट करें इस मैटर पे, कम्युनल अवार्ड पे। सो इसके बाद आता है हमारा पूना पैक्ट। On 24 September 1932, there was a pact between Gandhiji and Ambedkar known as Pune Pact with the efforts of Madan Mohan Malviya. So friends, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है हर साल कि पूना पैक्ट किस किस के बीच में हुआ था। ये हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। और ये कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को हुआ। और इसमें किसकी मतलब एफर्ट से ये पैक्ट पॉसिबल हुआ? ये पैक्ट पॉसिबल हुआ मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से। इसका रिजल्ट क्या है कि 71 सीट्स टू दलित वाज गिवन बाय कम्युनल अवार्ड, 148 सीट्स टू दलित बाय पूना पैक्ट। नेक्स्ट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड कब से कब तक चली? ये चली 17 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर 1932 तक। कांग्रेस डिड नॉट अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस। एंड सेकंड, जिन्ना आल्सो डिड नॉट अटेंडेड दिस कॉन्फ्रेंस। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस किसने अटेंड नहीं की? कांग्रेस ने भी नहीं की और जिन्ना ने भी अटेंड नहीं की। कौन सी? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड। फाइन। ये कब हुई थी? 17 नवंबर से लेके 25 दिसंबर तक हुई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड। डिस्कशन ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसमें क्या किया गया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड में क्या हुआ? डिस्कशन हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाने के बारे में। हम देख सकते हैं कि इसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड में ही एक कॉलेज स्टूडेंट चौधरी रहमत अली प्रपोज द नेम ऑफ पाकिस्तान ऑन 28 जनवरी 1933। ही पब्लिश्ड अ पैम्पलेट नाउ और नेवर, मतलब अभी या कभी नहीं, विच इज कॉल्ड पाकिस्तान डिक्लेरेशन। फ्रेंड्स, यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है कि पाकिस्तान की सबसे पहले नाम की कब रखा गया, सबसे पहले पाकिस्तान की डिक्लेरेशन कब की गई, सबसे पहले पाकिस्तान का जो एजेंडा था वो कब सेट किया गया। वो आएगा हमारा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थर्ड के टाइम। किसके थ्रू? चौधरी रहमत अली, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट्स थे उस वक्त। उन्होंने एक पैम्पलेट पब्लिश किया, नाउ और नेवर, मतलब अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद आती है जिनाज टू नेशन थ्योरी। ये कब आई? ये आई मार्च 1940 में। कब आई ये? मार्च 1940। On 20 March 1940, the Muslim League met at Lahore, where Fazul Haq moved a resolution that the areas where Muslims are numerically in majority, they will be declared as independent states. The resolution was passed, and then Jinnah gave two-nation theory. Finally, पाकिस्तान की कब मतलब सही से मतलब सेपरेशन की बात की गई या इंडिपेंडेंस की बात की गई, वो कही गई मार्च 20, 1940 में, जब मुस्लिम लीग का एक सेशन हुआ लाहौर में, जहां पे फैजुल हक जो थे उन्होंने एक रेजोल्यूशन रखा कि मुस्लिम्स जिस एरिया में मेजॉरिटी में हैं वहाँ उनको इंडिपेंडेंट दी जाए, इंडिपेंडेंट स्टेट उनको डिक्लेयर कर दिया जाए। दिस रेजोल्यूशन वाज पास्ड एंड जिन्ना गेव टू नेशन थ्योरी। कीमर आता है कि टू नेशन थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी जिन्ना ने। फ्रेंड्स, ये याद रखना। द नेक्स्ट इज अगस्त ऑफर। अगस्त ऑफर ये कब आया? 1940 में। इन 1939 त्रिपुरी सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड इन एमपी। इलेक्शन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कैंडिडेट टू बी डन हेयर। टू कैंडिडेट्स सुभाष चंद्र बोस एंड पिताबी सीतारमैया। इनमें से जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस जीते, बट गांधी जी टुक हिज डिफीट एज पर्सनल, क्योंकि गांधी जी जो थे वो पिताबी सीतारमैया को सपोर्ट कर रहे थे और उनका नाम भी गांधी जी ने ही सजेस्ट किया था। लेकिन जब इलेक्शन हुए आईएनसी कैंडिडेट के, तो उस वक्त जीता कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन गांधी जी ने अपनी मतलब रुतबे का यूज करके, या उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए उन्होंने पिताबी सीतारमैया को हारने के बावजूद उनको आईएनसी का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। इसी को हम बोलते हैं अगस्त ऑफर। इसके बाद एक मीटिंग होती है 1939 में, जहां पे सुभाष चंद्र बोस आईएनसी से रिजाइन कर देते हैं और अपनी न्यू पार्टी की फॉर्मेशन करते हैं। उस पार्टी का नाम रखा गया फॉरवर्ड ब्लॉक। फ्रेंड्स, यहां से क्वेश्चन केवल आता है कि कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सी न्यू पार्टी का फॉर्मेशन किया। वो न्यू पार्टी का नाम आता है यहाँ पे फॉरवर्ड ब्लॉक। कौन सी न्यू पार्टी बनाई सुभाष चंद्र बोस ने आईएनसी छोड़ने के बाद? उन्होंने बनाई फॉरवर्ड ब्लॉक।
सुभाष चंद्र बोस उसके बाद अरेस्ट हो गए और अरेस्ट होने के बाद वो जेल से भाग के कहाँ चले गए, यूएसएसआर, जर्मनी, जापान, इन 3 देशों में वो घूमे। जर्मनी में वो हिटलर से भी मिले थे। सो सुभाष चंद्र बोस हिटलर से कौन सी कंट्री में मिले, वो मिले थे जर्मनी में। सो फ्रेंड्स, इसी दौरान वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था। वर्ल्ड वार सेकंड का ये सितंबर 1939 का टाइम था, जिस वक्त जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था। और 2 ग्रुप्स ऑफ द वर्ल्ड, एलाइज एंड एक्सिस। सो हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड वार सेकंड जो था वो किस किस के बीच में मेजरली, अगर हम ब्रॉड वे में देखें, मेजरली किस किन 2 मतलब ग्रुप्स के बीच में हो रहा था। एक थे एलाइज और एक थे एक्सिस। एलाइज में हमारे आ रहे थे ब्रिटेन, फ्रांस या यूरोपियन कंट्रीज, लेकिन एक्सिस में आ रहे थे जर्मनी, इटली, जापान। सो हम देखते हैं जापान जर्मनी के साथ में था उस वक्त, और एलाइज में ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, ये सब एलाइज में आ रहे थे। सो सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड टाइम हम देखते हैं कि 2 न्यू पावर्स वर्ल्ड में एमर्ज होके आती हैं, और वो 2 न्यू पावर्स कौन कौन सी थी? एक थी यूएसए और एक थी यूएसएसआर। यूएसएसआर बाद में टूट के क्या बना? रशिया। और रशिया से जो मतलब बाकी के नेशंस, अलग अलग कंट्रीज उन्होंने अडॉप्ट बना ली। ड्यूरिंग द अगस्त ऑफर के टाइम इंडिया के वायसराय कौन थे? इंडिया के वायसराय थे लिलिंको। फीचर्स जो जो हम बोलते हैं, मतलब ये अगस्त ऑफर के मेन फीचर्स क्या थे? अगस्त ऑफर के मेन फीचर्स थे हमारे पास, सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस ऑफ द वॉर। ठीक है, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म होगी उसके बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। एक्सपेंशन ऑफ वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मतलब इंडियंस को जॉब्स की यहाँ पे कहा गया। सेटिंग अप ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली आफ्टर द वॉर, इंडिया के लिए एक अलग से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का गठन कर दिया जाएगा, जो जिसमें इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा। नो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन टू बी अडॉप्टेड, मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसके बाद कोई भी नया फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट नहीं होगा विदाउट द कंसेंट ऑफ मिनॉरिटीज। दिस ऑफर वाज रिजेक्टेड बाय गांधी जी, एंड गांधी जी डिमांडेड पूर्ण स्वराज। ये जो अगस्त ऑफर था, इसको गांधी जी ने रिजेक्ट कर दिया, और गांधी जी ने डिमांड किया है इस वक्त पूर्ण स्वराज। हम देख सकते हैं कि इस वक्त गांधी जी जो थे वो थी प्रोमिनेंट लीडर बन चुके थे आईएनसी के। हमने पीछे भी देखा, जैसे सुभाष चंद्र बोस और और जो उनके अपोनेंट थे, उनमें जब इलेक्शन हुए सुभाष चंद्र बोस जीते थे, लेकिन गांधी जी नहीं माने। गांधी जी ने जो दूसरे थे लीडर पिताजी सीतारमैया, वो जीते थे, लेकिन गांधी जी ने अपनी पावर का यूज करते हुए पिताजी सीतारमैया को ही प्रेसिडेंट आईएनसी का बना दिया। हम देख सकते हैं कि गांधी जी उस वक्त के प्रोमिनेंट लीडर थे, जिनकी बात कोई नहीं मना करता था। फिर नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह ये कब से कब तक चला? 1940 से लेके 1941 तक। इंडिविजुअल सत्याग्रह 1940 से 1941, बिकॉज गवर्नमेंट हैज टेकन रिजिड पोजीशन इशूड ओवर द ऑर्डिनेंसेस, मोर रूल्स, लॉज। इंडिया में जो उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट चल रही थी, उन्होंने मतलब बहुत सारे रूल्स बना दिए, लॉज बना दिए, अपने ही मन मर्जी के मुताबिक इंडियंस की बिना सलाह लिए, बिना कंसेंट लिए अपने रूल बनाते रहते थे। इसी टाइम इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने कहा। फ्रीडम ऑफ स्पीच और पीपल्स फीलिंग दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन द वॉर। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच इसकी मेन डिमांड थी, और सेकंड था कि जो इंडियंस थे वो सेकंड वर्ल्ड वॉर को पार्ट नहीं करना चाहते, उसमें पार्ट नहीं लेना चाहते थे। इसलिए गांधी जी ने कहा कि टू इनिशिएट लिमिटेड सत्याग्रह ओनली ऑन इंडिविजुअल बेसिस। गांधी जी ने कहा कि मतलब इंडिविजुअल सत्याग्रह, हम कह सकते हैं कि हर आदमी उसमें इन्वॉल्व हो, हर आदमी खुद से एक सत्याग्रह चलाए। इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करें तो फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रह किसने चलाया? आचार्य विनोबा भावे। सेकंड जो इंडिविजुअल सत्याग्रह था वो किसने चलाया? जवाहरलाल नेहरू जी ने। फर्स्ट चलाया था आचार्य विनोबा भावे ने, थर्ड चलाया ब्रह्मदत्त ने। तो ये 3 हमको जानना जरूरी हो जाता है कि फर्स्ट 3 जो थे इंडिविजुअल सत्याग्रह वो किसने चलाए थे। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास चलो दिल्ली मूवमेंट। चलो दिल्ली मूवमेंट किसने इस्टेब्लिश किया, किसने फाउंड की? ये की बाय सुभाष चंद्र बोस। फाउंडर ऑफ चलो दिल्ली मूवमेंट कौन बनेंगे? बाय सुभाष चंद्र बोस। दिस मूवमेंट सस्पेंडेड इन दिसंबर 1940। सो चलो दिल्ली मूवमेंट जो थी इसको सस्पेंड कर दिया गया कब? 1940 में, बट अगेन लॉन्च्ड इन जनवरी 1941, एंडेड इन मई 1941। मतलब ये जो 5 महीने बाद में और चली आगे, इसको हम बोल सकते हैं सेकेंड फेज ऑफ चलो दिल्ली मूवमेंट। आचार्य विनोबा भावे, ऑल्सो नोन एज नेशनल टीचर ऑफ इंडिया, हिज रियल नेम वॉज विनायक नरहरि। सो कई बार पूछ लिया जाता है कि आचार्य विनोबा भावे का दूसरा नाम, इनका दूसरा नाम है विनायक नरहरि, और इनको क्या कहा जाता था? नेशनल टीचर ऑफ इंडिया। फाइन।
सो फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन कब आया इंडिया में? ये आया मार्च 1942 को, डिक्लेयर्ड ऑन 11 मार्च 1942 बाय विलियम चर्चिल, बिलोंग टू कंजर्वेटिव पार्टी। सो हम देख सकते हैं कि जो क्रिप्स मिशन है ये डिक्लेयर हुआ 11 मार्च 1942 को बाय विलियम चर्चिल। विलियम चर्चिल कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे कंजर्वेटिव पार्टी ऑफ इंग्लैंड। रीच्ड दिल्ली ऑन 23 मार्च 1942। क्रिप्स मिशन इंडिया में कब, दिल्ली में कब पहुंचा? 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स प्रपोज्ड अ मिशन रिपोर्ट केम ऑन 30 मार्च 1942। सो हम देख सकते हैं कि क्रिप्स मिशन इंडिया में दिल्ली में कब पहुंचा? ये पहुंचा यहाँ पे 23 मार्च 1942 को। क्रिप्स प्रपोज्ड, और ये प्रपोज कब किया गया? 30 मार्च 1942 को। सर स्टैफर्ड क्रिप्स बिलोंग्स टू लेबर पार्टी, वाज द लीडर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स। सो हम देख सकते हैं जो विलियम चर्चिल थे वो कंजर्वेटिव पार्टी से बिलोंग करते थे, और जो क्रिप्स थे वो लेबर पार्टी से बिलोंग करते थे। सो इसका क्रिप्स मिशन का पर्पस क्या था? टू सीक इंडियन सपोर्ट फॉर द वॉर ऑफ, कौन सी वॉर यहाँ पे? सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बिकॉज ऑफ द रिजर्व्स सफर्ड बाय ब्रिटेन इन साउथ ईस्ट एशिया। क्योंकि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी उस टाइम के जो ब्रिटिश के रिजर्व्स थे वो खाली हो रहे थे, और ब्रिटिश चाहते थे कि इंडिया से वो सपोर्ट पाएं फ्रॉम द लोकल इंडियंस और द इंडियन लीडर्स इन मिलिट्री। वो चाहते थे कि जो इंडियंस हैं वो उनको मिलिट्री सपोर्ट करें, बट गांधी जी कॉल्ड इट पोस्ट डेटेड चेक। सो ये क्वेश्चन आता है कि गांधी जी ने कौन से मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा? गांधी जी ने कहा था क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक। सो फ्रेंड्स लेट्स नो द मेन प्रपोजल्स ऑफ क्रिप्स मिशन। सबसे पहला, डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडियंस। उनका ये कहना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप हमें सपोर्ट कीजिए, और वहां से सक्सीड होने के बाद हम आपको डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। आफ्टर द एंड ऑफ वॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कुड बी कन्वीन्ड। उन्होंने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करेगी इंडिया का। ब्रिटिश गवर्नमेंट वुड एक्सेप्ट द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट करेगी। Any province not willing to join the union could have a separate constitution and form a separate union। उन्होंने कहा जो स्टेट अपनी मर्जी के मुताबिक अगर वो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहती तो उसको सेपरेट स्टेट का दर्जा दे दिया जाएगा, और वो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती है। बट कांग्रेस डिड नॉट एग्री ऑन डोमिनियन स्टेटस, राइट टू प्रोविंसेस टू सीड और सेपरेट, इस पे भी कांग्रेस नहीं एग्री हुई। और एक मेन कारण ये था कि नो इमीडिएट पावर ट्रांसफर एंड द वाइसराय इज स्टिल द सुप्रीम। मेन कारण ये था कि ब्रिटिशर्स का ये क्रिप्स मिशन का ये कहना था कि जो वाइसराय होगा वो स्टिल सुप्रीम हेड ही होगा कंट्री का। मतलब बेशक आपकी स्टेट अलग बन जाएगी, आपका कॉन्स्टिट्यूशन अलग होगा, आपके मेंबर्स आपके होंगे, लेकिन जो सुप्रीम हेड है, जो वाइसराय है, वो स्टिल ब्रिटिशर ही रहेगा। ये था मेन रीजन इस क्रिप्स मिशन के फेलियर का। और सेकंड ये था कि उन्होंने जो भी प्रॉमिस किए थे वो फुलफिल किए करने के लिए उन्होंने कहा कि हम ये आफ्टर द वॉर, मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद, इसकी कोई एश्योरेंस नहीं थी कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। ये था कि आफ्टर द सक्सेस ऑफ वॉर सक्सेस होगी या नहीं होगी। इसीलिए गांधी जी ने इसको कहा पोस्ट डेटेड चेक, मतलब जिसका फ्यूचर पता ही नहीं है स्टिल हम उस पर विश्वास करें, उसको कहते हैं पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने क्या कहा? पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ फॉलिंग बैंक। फाइन। और ये क्रिप्स मिशन के 3 मेंबर्स थे, कौन कौन से? अलेक्जेंडर कनिंघम, पैंथेरिक लॉरेंस और सर स्टैफर्ड क्रिप्स। ये तीनों मेंबर्स की मतलब जो इन्होंने ये जो कंडीशंस रखी, इसके बाद गांधी जी वायलेंट हुए फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड देन गांधी जी स्टार्टेड क्विट इंडिया मूवमेंट। फाइन। कई बार इन तीनों मेंबर्स के नाम पूछ लिया जाता है, क्रिप्स मिशन के 3 मेंबर्स के नाम बताइए, और वो 3 नाम आपको ये याद रखने हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, पैंथेरिक लॉरेंस एंड सर स्टैफर्ड क्रिप्स। फिर तो फ्रेंड्स आपको ये 3 नाम याद रखने हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारे पास क्विट इंडिया मूवमेंट। सो फ्रेंड्स ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आप देख सकते हैं कि हम अभी नेक्स्ट हमारे 2-3 लेक्चर बन जाएंगे अभी फ्रीडम स्ट्रगल पे। सो बने रहें। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। सो ऐसे ही, और अगर आपको कोई और टॉपिक पे सीरीज चाहिए तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।